कूड़ा कबाड़ा बीनने वाली गरीब सास बहू। चारों तरफ शहनाइयां बज रही होती हैं और विवेक मंडप में बैठा हुआ अपनी होने वाली पत्नी का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसकी होने वाली पत्नी नंदिनी शादी के जोड़े में आती है और मंडप में आकर बैठ जाती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। आखिरकार मेरे बेटे की शादी हो ही गई। अब मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे घर को मेरी बहू आराम से संभाल लेगी। शिल्पा अपने बेटे और अपनी बहू को घर ले आती है, जिसके बाद शिल्पा अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश करने के बाद शिल्पा अपनी बहू को उसके कमरे में छोड़ आती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में शिल्पा का बेटा विवेक उसके कमरे में आता है और उससे कहता है, माँ, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको पता है ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी थी और आपने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी। ऊपर से जिससे मेरी शादी आपने करवाई है वो गांव की गंवार है, यहाँ तक कि अनपढ़ भी है। ऐसी औरत के साथ मैं कैसे रहूंगा? अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है ना नंदिनी कितनी समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वो तेरा साथ जीवन भर निभाएगी। अरे माँ, इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने इसलिए नहीं की थी कि मैं एक गंवार औरत के साथ अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लूं। और वैसे भी मुझे विदेश से जॉब का ऑफर आया है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सुहाग रात वाले दिन विवेक अपना बैग पैक करता है और विदेश निकल पड़ता है। इस बात से शिल्पा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब मैं अपनी बहू से क्या कहूँगी? हे भगवान, ये विवेक ने क्या कर दिया? शिल्पा नंदिनी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, दरअसल विवेक को जल्दी में विदेश जाना पड़ा क्योंकि उसे एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला है। उसने कहा है कि वो जब वहाँ सेटल हो जाएगा तो हमें भी बुला लेगा। कोई बात नहीं माँ जी, विवेक जी पढ़े लिखे हैं, अभी उन्हें अपना करियर बनाना होगा। मैं उनके करियर के बीच में नहीं आऊंगी। नंदिनी की ये बात सुनकर शिल्पा को बहुत खुशी होती है, लेकिन वहीं दुख भी होता है, जिसके बाद शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही देखते विवेक को गए हुए पूरा 1 साल हो जाता है। एक दिन नंदिनी शिल्पा से कहती है, माँ जी, विवेक जी को गए पूरे 1 साल हो गया है। वो जब भी फोन करते हैं केवल आपसे ही बात करते हैं। क्या उन्हें मेरी याद नहीं आती? और अब वो हमसे और कितने दिनों तक दूर रहेंगे? अरे बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं? कितनी बार तो उसे मैंने बुलाने के लिए कहा है, लेकिन वो है कि मेरी सुनता ही नहीं। शिल्पा नंदिनी को फिर से समझाने लगती है, लेकिन तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। नंदिनी जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर विवेक एक मॉडल लड़की के साथ खड़ा होता है। उस लड़की की मांग में सिंदूर भरा होता है। विवेक जी, आप आ गए? अरे ये क्या, तुम अभी तक यहीं हो? तुम अपने मायके वापस नहीं गई? अरे माँ कहाँ हो? देखो, आपका बेटा आ गया है। विवेक नंदिनी को नजरअंदाज करके घर के अंदर चला जाता है और शिल्पा को गले से लगा लेता है, जिसके बाद विवेक शिल्पा से कहता है, देखो माँ, ये रही आपकी बहू। मैंने कहा था शादी में उस लड़की से करूंगा जो मेरे टक्कर की होगी। अरे बेटा, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? अरे तू तो पहले से ही शादीशुदा था। अब नंदिनी का क्या होगा? वो बेचारी पूरे 1 साल से तेरे आने का इंतजार कर रही थी और तूने उसे ही धोखा दे दिया। माँ, मैंने तो आपसे कहा था ना फोन पर कि उसे उसके घर भेज दो। आपने क्यों नहीं भेजा? देखो माँ, आज से आपकी बहू निशा है, ना कि नंदिनी। नंदिनी ये सब सुन लेती है और वो खड़ी खड़ी रोने लगती है। विवेक अपनी पत्नी निशा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। माँ जी, आपने क्यों इतना बड़ा राज मुझसे छुपाया? मुझे माफ कर दे बहू, मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेटा इतनी बड़ी गलती कर देगा। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे नहीं माँ जी, आप मेरे पैर मत पड़िए। बस मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर मैं यहाँ से घर वापस लौट गई तो मेरे माता पिता की बहुत बदनामी होगी। मैं इस घर के किसी भी कोने में रह लूंगी, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिएगा। नंदिनी अपनी सौतन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं निशा बहुत तेज होती है। वो विवेक को अपनी बातों में फंसाकर बेचारी नंदिनी और शिल्पा दोनों सास बहू को घर से बाहर निकलवा देती है। अब बेचारी नंदिनी और शिल्पा के पास कोई ठिकाना नहीं होता और ना ही उनके पास पैसे होते हैं। अरे बहू, तू क्यों मेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? जा, तू अपने माता पिता के पास चली जा। मैं तो कहीं भी अपना ठिकाना ढूंढ लूंगी।
नहीं माँ जी, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। आप मेरी माँ जैसी हो और आपका साथ निभाना मेरा फर्ज है। ऐसा कहकर नंदिनी सड़क पर पड़ा हुआ कूड़ा बीनने लगती है, जिसके बाद वो कूड़ा बीनकर एक कबाड़ी को दे देती है। कबाड़ी नंदिनी को कुछ पैसे दे देता है, जिसे देखकर शिल्पा कहती है, मुझे नहीं पता था कि हमारे ऊपर ऐसी नौबत आएगी कि हम लोग कूड़ा बीनना शुरू कर देंगे। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता माँ जी, पेट के लिए जो काम मिल जाए वही सबसे बढ़िया है। और फिर इस काम से हमें पैसा नहीं लगाना होगा, इसके चलते हमारा वातावरण भी साफ रहेगा। नंदिनी की बात सुनने के बाद शिल्पा भी उसके साथ कूड़ा बीनना शुरू कर देती है। दोनों सास बहू कूड़ा बीन कर 2 पैसे कमाते, उनसे वो अपना रोजमर्रा का खर्चा निकाल लेती। देखते ही देखते उनका कूड़ा बेचने का काम अच्छा खासा चलने लगता है, जिसके चलते वो एक किराए पर घर ले लेते हैं। एक दिन नंदिनी कबाड़ी की दुकान पर जाकर कबाड़ा बेच रही होती है, तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कबाड़ी से कूड़ा खरीद रहा होता है। अरे वाह, ये कबाड़ी वाला हमसे सस्ते में कूड़ा खरीदकर इस आदमी को अच्छे दामों पर कूड़ा बेच देता है। क्यों ना मैं भी इसी प्रकार कूड़ा इकट्ठा करके सीधा इस आदमी को बेचूं। नंदिनी ये बात अपनी सास शिल्पा को बताती है, जिसके बाद दोनों सास बहू उस आदमी को अपना सारा कूड़ा बेच देते हैं, जिससे उन्हें 4 गुना पैसा मिलता है। अब वो इसी प्रकार डायरेक्ट उस आदमी को कूड़ा बेचने लगते हैं, जिसके चलते वो अपनी खुद की एक बहुत बड़ी कूड़े की फैक्ट्री खोल देते हैं और अपना कूड़े का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते उन दोनों की सारी परेशानी खत्म हो जाती है और वो अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन नंदिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई। एक वक्त था कि हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन आज देखो, आज हम गरीब लोगों को अपने कूड़े की फैक्ट्री में नौकरियां देते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। वक्त सबका आता है बहू, कल तक हमारा वक्त खराब था, लेकिन आज अच्छा है। ये सब ऊपर वाले की देन है। दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे बहू रुक, मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। शिल्पा जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका बेटा विवेक खड़ा होता है। उसकी हालत बहुत बुरी होती है। वो अपनी माँ को देखते ही रोते हुए कहता है, माँ मुझे माफ कर दो। माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपनी गलती का पछतावा है माँ। निशा ने मुझे धोखा दिया और मेरा सारा पैसा लूट कर चली गई। अच्छा, तो ये बात है। तुझे क्या लगता है कि हम तुझे माफ कर देंगे? अरे चला जा यहाँ से, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तभी नंदिनी आती है और कहती है, रुक जाइए विवेक जी। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? विवेक जी को उनकी गलती का पछतावा है, आप उन्हें माफ कर दीजिए। मैं इसे कैसे माफ करूं? इसने तुझे ही नहीं मुझे भी धोखा दिया है। अरे एक बेटे होने तक का फर्ज नहीं निभाया इसने। सुबह का भूला जब शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप अपना गुस्सा थूक दीजिए, क्योंकि मैंने विवेक जी को माफ कर दिया है। देखा बेटा, तूने जिस औरत को तूने ठुकराया था, आज वही तुझे माफ कर रही है। विवेक नंदिनी के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगता है। नंदिनी विवेक को उठाती है और घर में ले आती है। उस दिन के बाद से शिल्पा, नंदिनी और विवेक कूड़े में सास बहू। रामपुरा गांव के प्रांगण में आज दुखद मंजर छाया हुआ था। चारों ओर गांव के लोगों का जमावाड़ा लगा हुआ था। भीड़ के बीच खड़ा लोभी लाजपत कहता है, अरे आज मैं तुम सास बहू की एक नहीं सुनने वाला। अब तुम्हारे इस घर और इसके भीतर पड़े एक एक सामान को कबाड़ में बेचकर अपनी पाई पाई वसूल करूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करो लाला। हम सास बहू को थोड़ी मोहलत दो, हम तुम्हारे पैसे सूद के साथ लौटा देंगी। लालची लाजपत घमंड से भौहें चढ़ाकर उन्हें झड़पते हुए कहता है, अरे 7 जन्म में भी तुम भिकारन सास बहू से मेरे पैसे नहीं चुकाए जाएं। दाने दाने के तो लाले पड़े हैं तुम्हारे। तकरीबन 6 माह पहले मालविका और सुनंदा के पति पर जैसे शनि की 7.5 भारी पड़ गई। वो दोनों सड़क दुर्घटना में चल बसे, जिसके बाद सास बहू के जीवन की दशा तितर बितर हो गई। आज घर से बेघर होना पड़ा। दोनों जेठ की भीषण तपन में दर दर भटकने लगते हैं। माँ जी, एक सवेर से हम सास बहू दर दर की ठोकर खा रही हैं। काम की भी बात नहीं बनी। आज की रात कैसे कटेगी? कुछ दूरी तय करने के बाद दोनों सास बहू के कदम कूड़ेदान के पास आकर रुक जाते हैं।
अब और कोस की दूरी नापना मेरे भरसक की बात नहीं। आज की रात यहीं काटते हैं। दोनों सास बहू कूड़ेदान के बाहर सो जाती है। तड़के सवेरे ही दोनों की आंख खुल जाती है। कूड़ेदान के कचरे में पड़े ढेर को देख मालविका कहती है, माँ जी, इस कूड़ा घर के भीतर से कितनी बू आ रही है, सांस लेना भी दूभर हो रहा है। सोच बहू, जो बूढ़ा इंसान इस कूड़े के ढेर के बीच खड़ा होकर बरसों से हर भोर उस कूड़े को दुर्गंध को झेल रहा है, उसका क्या। दोनों सास बहू एक टक कूड़े के बीच खड़े शख्स को निहारने लगती है। तभी वो एकाएक व्यक्ति उनसे कहता है, अरे कौन हो तुम दोनों? मेरा नाम सुनंदा है और ये मेरी बहू मालविका है। हमारे पास ना कोई काम है ना ठिकाना। मेरे पास काम तो है, मगर क्या तुम सास बहू कर पाओगी? काका, पेट की आग बुझाने के लिए पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। तो फिर मेरे संग जुट जाओ। तो क्या हमको इस कूड़े खत्ते के बीच काम करना होगा? इस कूड़ा करकट के बीच जितनी भी प्लास्टिक दिखे उसे बीनकर अलग कर दो। गरीबी की मार झेलकर कूड़ेदान में पहुंची सास बहू फेंटा बांधकर कूड़ेदान में बिखरे कूड़े से प्लास्टिक की बोतलें इत्यादि चुनकर उन्हें बोरी के भीतर भरकर तैयार करती हैं, जिसे सुखराम भंगार वाले को बेच आता है। ये लो। ये पैसे कैसे? ये तुम सास बहू के हक की कमाई। आजकल के अस्त व्यस्त लोग जाने नहीं कितना वो कूड़े में प्लास्टिक इत्यादि फेंकते हैं, वही हम कूड़े वालों के कमाई का स्रोत बना है। ये कूड़ेदान तो खजाने की खान है। चल बहू, इस कूड़े के ढेर में घर बनाने का जुगाड़ खोजते हैं। माँ जी, हम यहाँ रहेंगे? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है बहू। इस घड़ी ये कूड़ा घर ही अंतिम आसरा है। दोनों सास बहू कूड़ेदान की खोजबीन करती हैं, जहां उनको एक पुराना तिरपाल और कुछ लकड़ी के तख्त दिखाई देते हैं, जिससे वो कूड़ेदान से सटा एक आसरा बनाकर रहने लगती हैं। आज सर पर ये तिरपाल की छत आ गई, कल पक्की छत भी जरूर होगी। अगली सुबह सास बहू भोर को उठकर कूड़े की छटाई करके उन्हें कंधे पर लादकर भंगार के यहाँ बेचने पहुंच जाती हैं। माँ जी, वो देखिए सामने भीखू कबाड़ वाले की दुकान है। अरे ओ कबाड़ी वाले भाई, जरा जल्दी से ये तौल कर बताओ कितना है। अरे कुल मिलाकर एक बोरी में 55 किलो कबाड़ है। किलो के भाव से बोले तो एक बोरी का हुआ 555 रुपया और 2 बोरी का 1110। कबाड़ी वाले से मिले पैसे को लेकर दोनों सास बहू कूड़ेदान वापस आ जाती हैं। माँ जी, यकीन होना मुश्किल है ना कि जो पैसे हम गिन रहे हैं वो इस कूड़ेदान की देन है। हाँ बहू, अब तो जल्दी से सांझ को कूड़े की गाड़ी आए और कूड़ेदान में कूड़ा भर जाए, ताकि हमारी कमाई दुगनी हो जाए। दोनों सास बहू कूड़ेदान के बाहर बैठी कूड़े से भरी गाड़ी के आने की बाट जो रही थी। जैसे ही कूड़े वाला कूड़ा घर के भीतर कूड़ा उड़ेल कर जाता है, दोनों सास बहू कूड़े के ढेर में कूद पड़ती हैं। चलिए माँ जी, काम पर लगते हैं। सास बहू मिलकर जोर शोर से कूड़ा चुनने में जुट जाती हैं। तभी सुनंदा की नजर एकाएक कूड़े के ढेर में चमक रही एक टुकड़े पर जाती है। अरे बहू, देख तो जरा, ये किस नागिन का नगीना चमक रहा है। माँ जी, क्यों छोटे से टुकड़े में वक्त जाया कर रही हैं? देखिए, आज कूड़े की गाड़ी सीधे ठेके से आई है, तभी इतने सारे पौवे की खाली बोतलें मिल रही हैं। आज हम सास बहू की हथेली जबरदस्त गर्म होने वाली है। सुनंदा झट से कूड़े के बीच चमक रहे उस टुकड़े को निकाल कर उसे देखकर चीखती है। अरे माँ जी, कूड़े में कीड़ा देख लिया क्या, जो ऐसे गरज रही हैं? मिल गया, मुझको हीरा मिल गया। किस्मत चमकने दे। अरे बहू देख, मुझे कचरे में हीरा मिला है। दोनों सास बहू हीरे को देखकर फूले नहीं समाते। माँ जी, दाद देनी पड़ेगी आपकी चील निगाहों की। इतने बड़े कूड़े की खान से हीरे की खोज कर ली। हीरे की सही परख जौहरी को ही होती है बहू। सास बहू कूड़े में मिले हीरे को बेचकर उनसे मिले पैसे से एक छोटा पक्का मकान का ढांचा तैयार करवा कर वहाँ रहने लगती हैं और हर सवेरे उठकर कूड़ेदान में पड़े बिकने के योग्य चीजों को छांट कर उन्हें भंगार की दुकान पर बेचती हैं। ऐसे ही 6 महीने बीतने को हो जाते हैं। फिर एक रोज, माँ जी, कुल मिलाकर हम सास बहू ने कूड़े के ढेर से इतना पैसा कमाया है, क्यों ना अब हम सास बहू खुद का एक कबाड़ की दुकान खोल दें। हाँ बहू, ये एकदम सही है। दोनों मिलकर अंत में कूड़े बीन कर बटोरे पैसे से सास बहू कचरा निपटारा नाम से एक भंगार की दुकान खोल लेती हैं, जहां आने वाला पहला ग्राहक कोई और नहीं बल्कि वही सुखराम होता है। अरे काका, आप? जय राम जी की। अरे खुश रहो बिटिया, जरा इस कबाड़ को तोल लो। चिंता न करो भाई जी, मालविका बहू को एकदम सटीक मापदंड का अनुभव है।
ये लो काका, कुल मिलाकर 1 टन कबाड़ था, जिसके बनते हैं 1000 रुपए। शुक्रिया भाई साहब, अगर उस रोज आप हम सास बहू को रास्ता ना दिखाते तो आज हम इस दुकान के भीतर नहीं बल्कि उस कूड़े के ढेर में पड़े होते। सारी बात नजरिए की है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हर एक दिन के साथ सास बहू के कबाड़ की दुकान पर अनेकों लोग आकर सास बहू से अपना कबाड़ बेचा करते थे। बहू, हमारे इस कबाड़ की दुकान में भंगार की इतनी भरमार लग गई है कि लात धरने की भी जगह दिखाई नहीं पड़ रही है। माँ जी, आज ही हम इस कबाड़ को बड़े व्यापारी से बेच देंगे। वो सास बहू कबाड़ से भरी बोरियों को भंगार खरीदने वाले बड़े से व्यापारी के यहाँ बेच देती हैं। अरे वाह बहू, मुझे तो लगा था कि कहीं ये कबाड़ का दुकान हम सास बहू के खातिर घाटे का सौदा साबित ना हो, मगर हमें दुगना मुनाफा हासिल हुआ। माँ जी, व्यापार चाहे कोई भी हो, जब तक व्यापारी के भीतर काम को लेकर लगन शामिल नहीं होता, व्यापारी सफल नहीं होता। हम दोनों सास बहू को हमारे कबाड़ के इस कारोबार से बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि इसकी शुरुआत हम सास बहू ने महीनों उस कूड़े खत्ते के बीच काम करके काटा था। तो सही कह रही है, उस कूड़े के बीच रखकर और वहीं से उठकर हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। वैसे बहू, क्या तूने सोचा था कि हम सास बहू कूड़ेदान से अपने मकान का सफर तय करेंगे? माँ जी, सोचा तो नहीं, मगर जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ लाकर पटक दे। मगर आज उस कूड़ेदान से ही हमने ये पहचान हासिल की है। अंत में हर एक दिन के साथ सास बहू को कबाड़ के कारोबार से होने वाले मुनाफे में ताबड़तोड़ कमाई की बढ़ोतरी होती है, जिससे वो अपने बड़े घर बार, खान पान, पहनावा इत्यादि का सपना साकार कर लेती हैं और अंत तक वो अपने कूड़े के बीच के कठिन जीवन यापन को एक पाठ के तौर पर याद रखती हैं। एक ससुर की 5 विदेशी बहू। प्रवेश के 5 बेटे थे। पत्नी के मरने के बाद उसने न सिर्फ एक पिता बल्कि माँ दोनों का बड़ी ही ईमानदारी से अपने 5 बेटों का पालन पोषण करके उन्हें सामान्य शिक्षा दीक्षा देकर आगे की पढ़ाई के लिए 5 को विदेश भेज दिया। कुछ सालों बाद, अरे देखा तो मंगला, समय के पड़ाव कितना जल्दी पार हुई गवा। हमरे 5 पांडव पढ़े खातिर बिलायत गए हैं। जाने हमरे 5 सबूत कब आई हैं। प्रवेश ये बोल ही रहा था कि उसके 5 बेटे अपनी विदेशी पत्नियों के साथ दहलीज पर दस्तक देते हैं। अरे बेटवा, तुम 5 को देखे खातिर मन कितना आतुर हुई रह रहे। अरे बेटवा, इस विदेशी पहरावा पहने 5 कौन है? पिताजी, ये 5 आपके बेटों की बीवियां हैं। अरे बेटवा, ई का मतलब कि 5 विदेशन हमारी बहुरिया है। जी हाँ बाबूजी। बेटवा, लेकिन हमका ई शबन के विदेशी शब्द स्वर कैसन समझ में आई? हम तो ठहरे बिहारी बाबू। डोंट वरी ससुर जी, हमको हिंदी आती है। हाँ पिताजी, हम 5 की पत्नियों को हिंदी आती है। वैसे तो ये 5 विदेशी हैं, मगर इनके पिता स्वदेशी हैं, वो इंडियन हैं। अरे जैसा देश वैसा भेष। बहुरिया तनिक तुम 5 ठहरी यहाँ। प्रवेश आरती की थाली लाकर अपनी 5 विदेशी बहुओं की आरती अर्चना करता है। आओ बहुरिया, भीतर आओ। जी ससुर जी। इसके पश्चात 5 अपने पतियों के संग अपने अपने कमरे का रुख करती हैं और प्रवेश बोलता है, अरे आज हमारे कंधे से 5 बिटवा के ब्याह की जिम्मेदारी भी उतार गए। मंगला, अब हमारी बहुएं घर के बागडोर संभाली हैं। अगली सुबह, अरे बेटवा, इतना भोर सवेर तुम 5 पांडव कहाँ चल दिए? पिताजी, अब हम 5 हमेशा यहीं रहेंगे, क्योंकि इस बढ़ते बुढ़ापे में आपको हमारी जरूरत है। हम 5 ने विदेश से अपना काम ट्रांसफर कर लिया है। अच्छा पिताजी, हम 5 चलते हैं, दफ्तर के लिए देरी हो रही है। कुछ देर बाद प्रवेश की 5 बहुएं क्रिस्टीना, बेला, एना, रीमा और राइमा नीचे आती हैं और सोफे पर पसर जाती हैं। तभी प्रवेश की 5वीं बहू क्रिस्टीना कहती है, हे यू बिहारी बुढ़ऊ, कम विद मी। अरे बहू, तुहार अंग्रेजी बोलवाला हमका नहीं बूझात है। नो प्रॉब्लम। सुनो ससुर जी, फटाफट से किचन में जाकर हमारे लिए कैपेचिनो बनाओ। अरे बहुरिया, बहुरा गाइल हो का? तुम्हारे रहते ससुर काम करे ये तनिक भी शोभा नहीं देता है। देखिए ससुर जी, सुबह सवेरे हमें तुम्हारा बेतुका लेक्चर नहीं सुनना। जितना कहा है उतना करो, वरना का बहुरिया? वरना हम तुम्हारे 5 सपूतों को 7 समंदर पार लेके चली जाएंगी।
अरे नहीं बहुरिया, हम तुम पांचों के पांव पड़त हैं। आपन बुढ़ाऊ ससुर पर ऐसन बिजुरी न गिराना। हम तुम पांचों बहुओं की चाकरी गुलामी करब। वेल डन ससुर जी, अब काम पर लग जाओ। बेचारा ससुर बेटों से दूरी साधने के खौफ से सनसनाकर बहुओं की बंधुआ मजदूरी करने लगता है। पतियों की गैर हाजिरी में पांचों विदेशन उसे नौकरों की तरह काम करवाती। एक दोपहर, सुन बे बूढ़े, ये पकड़ 50 रुपए और बाजार से जाकर स्वीट कॉर्न लेकर आ। हम पांचों को स्वीट कॉर्न सूप पीना है। बहुरिया, इस गांव है विदेश नहीं, यहाँ बाजार हाट सांझ को लागत है। ससुर जी, स्वीट कॉर्न सूप तो हम पांचों को अभी पीना है, सो चुपचाप से ये पैसे पकड़ो और जो कहा है करो। मगर बहू, यह स्वेटर कान होत है का? ओह गॉड, इन देहाती को ये भी नहीं पता। गांव के कबाड़, स्वीट कॉर्न मीन आपकी भाषा में भुट्टा। ठीक बा बहू, अब हम वही लावत है। भूख से बिलबिलाता प्रवेश विदेशी बहुओं की फरमाइश को पूरा करने के लिए बाजार की ओर अग्रसर होता है, मगर कड़कती धूप में वो बीच सड़क पर बेहोश हो जाता है। उसी बीच उसके पति वहाँ से घर लौट रहे होते हैं। वह उसे लिए घर आते हैं। तुम पांचों के रहते पिताजी सड़क पर बेसुध बेहोश पड़े हुए हैं। अब चुप्पी साधे क्यों खड़ी हो? पांचों एक दूसरे के चेहरे की ओर ताकने लगती हैं। तभी प्रवेश बेहोशी से बाहर आता है। ससुर जी, कितनी बार समझाया है ना आपको, यूं देर दोपहर बाहर ना जाने को। देखा, आपके कारण हमारे हस्बैंड हमें ब्लेम कर रहे हैं। आवर डियर हस्बैंड, हम तो सारा दिन ससुर जी की इतनी केयर करते हैं। बताइए ससुर जी, क्या हम बहुएं आप पर सितम ढाती हैं? बेटवा, ऐसन कछऊ नहीं। हमरी बहुएं तो बेटियों से बढ़कर हमरा खास ख्याल रखत हैं। प्रवेश की हिचकिचाहट उनके पांचों बेटों को खूब खलती है। समय गुजरता है। अपने पतियों के पीठ पीछे 5 विदेशी बहुएं अपने बूढ़े ससुर पर सैकड़ों कामों का कहर ढाती हैं। तभी एना के फोन पर कॉल आता है। हेलो, हे एना, हाउ आर यू? हे लीजा, वेयर आर यू? इन इंडिया। ओह रियली, लेट्स मीट लीजा, सी यू सून। ये कहकर एना फोन काट देती है और कहती है, सुनो ससुर जी, आज शाम को मेरी एक फॉरेन फ्रेंड आने वाली है। सारा घर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अंडरस्टैंड? हाँ ठीक बा बहुरिया। बूढ़ा ससुर भूखे प्यासे पूरा दिन कोने कोने की सफाई में अस्त व्यस्त रहता है। बहुरिया, तुम कहो तो तनिक देर सुस्ता ले। ससुर जी, अगर आपने आराम करने की सोची ना तो हम आपका जीना हराम कर देंगी। अरे जब देखो तुम पांचों बहुरिया बेचारे बूढ़े ससुर को सतावत रहे दो, बस वही कबा, अब और नहीं। सोच लीजिए ससुर जी, कहीं आपकी ये सुस्ती आपके पांचों बेटों को 7 समंदर पार न पहुंचा दे। ये बोलकर पांचों प्रवेश को घेर कर गुनगुनाने लगती हैं। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मान लो ये बात, चुप्पी साध कर दो काम का आगाज। थोड़ी देर में सांझ ढल जाती है। लीजा दरवाजे से दस्तक देती है। हेलो लेडीज। हेलो लीजा। प्रवेश लीजा को जूस देता है। ई लो गौरी मैम, जूस पियो। ससुर जी, मुंह बंद करके सर्व नहीं कर सकते क्या? क्यों हम पांचों बहुओं को एम्बैरेस्ड कर रहे हो, कटी कहेंगे। हाँ। भूल हो ही गई बहुरिया। Hey ladies, who's this old man? लीजा के प्रश्न पूछने पर पांचों आपस में खुसुर फुसुर करने लगती हैं। लीजा को पता चल गया कि यूं हमारे ससुर हैं तो हमारी नाक कट जाएगी। He is just a servant, nothing else. 5 विदेशी बहुओं को ये पता ना था कि उनकी सारी हरकत बाहर खड़े उनके पति देख चुके हैं। हम पांचों भाइयों से बड़ी भूल हो गई है, मगर अब इन्हें सबक सिखाना होगा। मगर कैसे? पिताजी कहते हैं कि जब तक जैसे को तैसा न दो, उन्हें सबक नहीं मिलता। प्रीत उन पांचों के पिता हंसराज को फोन करके सारी वारदात बताता है। ये बोलकर हंसराज अपनी बेटियों को फोन करता है। Hey daddy, how are you? अरे, you're dead. I'm not fine, my daughters. Your brother and her wife create the bad decisions every day. Hey daddy, don't cry. Your daughters are with you. We are coming. 5 बहनें अपने पति के साथ विदेश पहुंचती हैं और अपने पिता को सड़क पर पाकर कहती हैं, डैडी, are you okay? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। 5 बहन अपने पिता के साथ अपनी भाभी के पास आकर कहती हैं, How dare you, इलियाना, तुम डैडी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये घर, ये दौलत हमारे डैडी की है, तुम
तुम उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव कैसे कर सकती हो? वेल डन बेला। इतना लंबा चौड़ा भाषण देते शर्म नहीं आती? तुम पांचों भी तो वही कर रही हो। व्हाट डू यू मीन? मैं समझा था, तुम पांचों जो अपने पति के पिता के साथ कर रही हो वो बहुओं की बेशर्मी नहीं, अपने बूढ़े ससुर के साथ नौकरों से बदतर बिहेव किया, और वहीं जब तुम्हारे डैडी के साथ दोहराया गया तो बहुत बुरा लगा। ये सुनकर पांचों बेहद शर्मसार होती हैं। अरे अपना स्वार्थ साधने के लिए तुम पांचों ने अपने बूढ़े ससुर के साथ जो किया वो बहुत बुरा था। जाओ और नए सिरे से शुरुआत करो। 5 बहुएं 7 समुंदर पार पुनः अपने ससुर के पास आकर उसके पाँव में गिरकर कहती हैं, ससुर जी, अपनी 5 बेवकूफ बेबाक बहुओं को माफ कर दीजिए। जिस उम्र में हम बहुओं को आपकी सेवा बारी करनी थी, हमने आप पर सैकड़ों सतब किए। अरे हमारे दिल में तुम्हार खातिर कौनो मैल नाही बहुरिया, बस अब आपन ससुराल संभाल कर अपने ससुर को निजात दो। इस तरह अंत में 5 विदेशी बहुएं स्वदेशी बहू के सांचे में ढलकर अपना ससुराल संभालने लगती हैं और सभी मिलकर खुशहाल परिवार की तरह रहने लगते हैं। अमीर और गरीब बहन की ठंड। गौरी केवल 7 बरस की थी जब उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसकी चाची चंपा उसे अपने घर ले आती है। ये देखकर उसका पति अवधेश कहता है, अरे बौराई हुई लुगाई, इस आफत को घर क्यों उठा लाई? अरे पहले मैं 3 जन का पेट पालता था, अब इस अनाथ बला को भी पालना पड़ेगा। हाय रे मेरे फोटे करम, पागल पति पल्ले पड़ा है मेरे। अरे ओ नासपीटी, बुत बनी खड़ी क्या है, भीतर जा। चंपा की डांट से उस बच्ची की आंखों में डर के मारे आंसू भर जाते हैं। वो किवाड़ से सटकर चंपा की सारी बातें सुनने लगती है। अरे मेरे मूर्ख चंद पति, तुम्हारी भतीजी को यहाँ लाने के पीछे का माजरा 2 मकसद है। देखो, तुम तो जानते हो कि मुझसे अकेले घर का बर्तन चौका होता नहीं, इसीलिए बाई पर बेफिजूल नोट खर्च करने से बेहतर तुम्हारे भाई की बेटी को ही बाई बनाकर रख लेते हैं। बदले में बचा कुचा खाना दे देंगे और ऐसे गांव गढ़ की नजर में हम इस अनाथ को गढ़ कहलाएंगे। क्या बात है मेरी चंपा कली, तुम तो चाणक्य जैसी तेज तर्रार निकली। उनकी बातें सुनकर गौरी को गहरा आघात पहुंचता है। वो सारी रात फूट फूट कर रोती है। अगले ही दिन चंपा गौरी पर घरेलू कामों का भार थोपकर चालाकी से खुद सारा दिन पलंग पर पसरी रहती है। चंपा की इकलौती बेटी अवनी थी। गुजरती महीनों के साथ सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। एक दिन चंपा खूब सारी खरीदारी करके घर लौटती है। अवनी बेटी, कहाँ है तू? देख, माँ तेरे लिए कुछ लाई है। माँ, आपने बुलाया? हाँ मेरी लाडो रानी, देख माँ तेरे लिए सर्दियों की सुंदर सुंदर स्वेटर और महंगे मोजे लाई है। कल से ज्यादा जाड़ा पड़ने का आसार है, इसीलिए ये जूते पहनकर ही स्कूल जाना। चाची, मेरे पास एक भी स्वेटर नहीं है, मेरे लिए बाजार से 1-2 स्वेटर ला दीजिए। आहा, तो अब लाडो रानी को स्वेटर चाहिए? मेरे पास क्या नोटों के पुलिंदे बंदे हैं? खैर मना कि हमने तुझ गरीब के सर पर हाथ रख दिया, वरना मंदिर की किसी सीढ़ियों पर हाथ फैलाए चिथड़ों में जी रही होती, समझी? चालाक चंपा चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। देखते ही देखते सर्दियां शिखर पर पहुंच जाती हैं। जहां उसकी बहन अवनी मखमल के बिछौने पर मजे से सोती है, वहीं गरीब गौरी सारी रात कड़के की ठंड में ठिठुरती हुई कोहरे की रात काटती। दिन सप्ताह और सप्ताह महीने के मंजर में गुजरते गए। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। गौरी और अवनी दोनों बहनें अब बड़ी हो चुकी थी। अरे ओ करमजली, चाय बना रही है या बीरबल की खिचड़ी? ये लो चाची जी चाय। अरे मंदबुद्धि, 10 साल बीत गए। कितनी दफा कहा है कि पौ फटने के साथ सवेरे ही चाय मेरे हाथ में दे दिया कर। जाड़े के मारे आधा शरीर जम गया है, ला दे चाय और जा। जी चाची जी। गौरी के जाते ही गांव में रहने वाली शन्नो उसके पास आकर कहती है, कैसे हो चंपा कली? अरे बिचौलन तू, आज भूली बिसरी मेरे घर कैसे पधार पड़ी? अरे भूले भटके नहीं चंपा, शन्नो तो सिर्फ काम के सिरे आती है। एक बड़ा ही रईस रिश्ता आया है, तू बोल तो तेरी बेटी की बात चलाऊं? अरे नेकी और पूछ पूछ, तू बात चला। घर द्वार ऊंचा होना चाहिए, दाम दहेज भी पूरा दिया करूंगी।
एक ही तो लाडली है मेरी। शन्नू के जाते ही अवधेश कहता है, मगर चंपा, वो गरीब गौरी अवनी से बड़ी है। बगैर इसके ब्याह के हम अवनी की शादी करेंगे तो गांव गढ़ में बढ़ चढ़कर दोनों बहनों की ब्याह की बातें उठ जाएंगी। क्यों फिक्र करते हो? मैंने इस गरीब के लिए बगल के गांव में ही एक रिश्ता देखा है। बस एक बार इस बैरन का ब्याह हो जाए ताकि हमारा पल्ला छूटे। 2 दिन के भीतर ही दोनों बहनों को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। दोनों बहनें संजीत और राजवीर को पसंद कर लेती हैं। पंडित जी, जल्दी से शादी की कोई पास की तारीख निकालिए। जजमान, दिसंबर का महीना शादी के लिए सबसे शुभ है। चंपा और अवधेश अपनी बेटी अवनी की शादी की खातिर खरीदारी शुरू कर देते हैं। अवनी बेटी, ज्यों की तेरी शादी सर्दियों में हो रही है, इसलिए ये देखकर मैंने और बाबूजी ने तेरे लिए स्वेटर शॉल खरीद लिए हैं। ये देख, खास तेरे लिए पश्मीना शॉल खरीदी है और अभी तेरा सर्दियों का सूटकेस तैयार करना होगा। माँ, शादी तो गौरी की भी है, उसके लिए आपने क्या खरीदा? उसके लिए मैं क्यों नोट खर्च करूं? जो उसके ससुराल वाले भेजेंगे वही पहनेगी वो मनहूस। देखते ही देखते शादी का दिन दस्तक दे जाता है। दोनों बहनों के अमीर और गरीब ससुराल से शादी का शगुन आता है। ये देखो माँ, राजवीर की फैमिली ने शगुन में मेरे लिए कितना महंगा लहंगा भेजा है और लहंगे के साथ सर्दी से कवर अप के लिए रेड शॉल भी भेजा है। बेचारी गौरी के गरीब ससुराल वालों ने सस्ता सा लहंगा भेज दिया ना ही उसके साथ सर्दी का शॉल भेजा और ना स्वेटर। अरे तुझे उसे क्या लेना देना? अवनी बेटी, अभी मौसम साफ है, ब्यूटी पार्लर चली जा, क्योंकि सांझ की बेला के बाद कड़के की ठंड शुरू हो जाएगी। जहाँ एक और चंपा अपनी सगी बेटी के ब्याह में लाखों खर्च करती है, वहीं बेचारी गरीब गौरी के पास जाड़े का कोई जुगाड़ नहीं था। दोनों बहनें शादी करके अपनी अपनी गृहस्थी बसाने चली जाती हैं। विदाई की बेला पर चंपा कहती है, दामाद जी, अपनी फूल सी बच्ची आपको सौंप रही हूँ। इसे बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है, इसका ख्याल रखना। फिक्र मत कीजिए सासू माँ, आज से अवनी लग्जरी लाइफ जीने जा रही है। दोनों बहनें अपनी शादीशुदा जीवन की शुरुआत करती हैं। समय गुजरता है, फिर एक दिन अचानक गौरी के घर के आगे एक लंबी चौड़ी कार आकर रुकती है, जिसके भीतर से बूट्स और लॉन्ग कोट पहनकर अवनी आती है। ओह माय गॉड, जाने किस स्लम एरिया में गौरी की शादी हुई है। अचानक गौरी पतला पुराना शॉल ओढ़कर उसके सामने आती है। अवनी, तू कैसी है मेरी बहन? ओह गॉड, गौरी, इतनी कड़के की ठंड में तुमने ये तुच्छा सा शॉल क्यों ओढ़ा है? ठंड से कैसे ठिठुर रही हो तुम? अरे तुम भी किस बात को लेकर बैठ गई? मुद्दतों बाद मिले हैं, आओ मेरे साथ। अवनी गौरी के साथ कमरे में आती है। क्या हुआ अवनी, इधर उधर क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि शादी के बाद भी गरीबी की घनघोर घटा तुम्हारे सर पर तनी हुई है। न तन पर एक स्वेटर है, न एक बेहतर रजाई। ये कौड़ियों के कंबल से सर्दी थोड़ी जाती होगी। मुझे देखो, शहर के टॉप 10 में से एक बड़े बिजनेसमैन की बीवी हूँ, लग्जरी लाइफ जीती हूँ। जानती हो, शादी के बाद हम हनीमून के लिए सर्दियों में स्विट्जरलैंड गए थे। अरे इस कोट की कीमत भी तुम्हारे इस घर से ज्यादा है। जाने क्या देखकर तुमने उस 2 कौड़ी के किसान से शादी की। बस बहुत हो चुका। ठंड के आड़ में तुम अपनी बहन की गरीबी का ठट्ठा उड़ा रही हो। बेहतर होगा जो तुम यहाँ से चली जाओ। अरे इस गरीब कुटिया में रुककर ठंड का कहर काटना भी कौन चाहता है। अवनी अपनी रईसी का रौब झाड़कर वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है। एक दिन गौरी को पता चलता है कि उसकी चाची की तबीयत बिगड़ी हुई है। दोनों बहनें चंपा के पास जाती हैं। चाची जी, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी तबीयत बिगड़ी है? तभी मेरा जी घबरा रहा था। अब बस करो अपना ये नाटक। पिताजी, ये पैसे रखो और जरूरत पड़ी तो बताना, मैं चलती हूँ। अरे बेटी, कुछ घड़ी अपनी बीमार माँ के पास तो बैठ। मुझसे 2 घड़ी भी इस घर में नहीं रुका जाएगा। दम घुट रहा है यहाँ मेरा। अब मुझे इस गरीबी में रहने की आदत नहीं। अवनी का बदला स्वभाव देखकर चंपा कहती है, वाह बेटी, ये दमड़ी देखकर अपनी माँ के दूध का क्या खूब कर्ज चुकता किया है। मैंने अपना सब कुछ तुझ पर न्यौछावर कर दिया और जिसे कभी मैंने मीठे मुंह बात भी नहीं की, आज वही मेरे साथ है। माँ, आपकी इस मेलोड्रामा का मुझ पर कोई असर नहीं है। चलती हूँ।
रईसी के रौब में अंधी अवनी रिश्तों को रौंद कर चली जाती है, मगर कुछ समय बाद राजवीर के बिजनेस को इस कदर घाटा होता है कि वो अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है। आज ना तो अवनी के पास उसकी रईसी बची है, ना ही रिश्ते। जिस ठंड को लेकर एक रोज उसने अपनी गरीब बहन का ठट्ठा उड़ाया था, आज खुद भी वो कुछ इस कदर कोहरे का कहर काट रही है। इसीलिए दोस्तों, हमें किसी गरीब की गरीबी का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्या पता कब पासा पलट जाए।